जनता किस आधार पर वोट देती है, किन किन आधारों पर वोट देती है और किन चीज़ों से वोट नहीं मिलता है। आज मैं बात करने वाला हूं विस्तार से। सबसे पहले उन चीज़ों पर या वो आधार जिनके आधार पर जनता वोट देती है, वो कारण जिन कारणों से जनता वोट देती है, और वो कारण जिनके कारण लोगों को लगता है वोट मिलते हैं लेकिन वोट मिलते नहीं है। और फिर लोग हैरान होते हैं कि साहब मेरा तो वोट ही गायब हो गया, मेरे साथ तो गड़बड़ कर ली गई, मेरा तो मशीन सेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन सब जो आरोप लगते हैं उनकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं क्या एक्चुअल में कारण होते हैं जब आपके सोच के हिसाब से, आपकी उम्मीद के हिसाब से वोट नहीं मिलते हैं, और क्या कारण होते हैं जब आपकी उम्मीद से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर वैसे तो इसको एक वीडियो में डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि क्या क्या आधार है, क्योंकि मैं प्रचार के 75 तरीके इस्तेमाल करता हूँ रणनीति के तौर पर चुनाव के समय पर। और सिखाते भी हम लोग जो इलेक्शन मैनेज करते हैं, हमारे इलेक्शन मैनेजर्स हुए, कैंडिडेट्स हुए, कैंडिडेट की टीम हुई, जो प्रचार के हमारे कैंपेन इंचार्ज होते हैं, कैंपेन मैनेजर्स भी होते हैं, कैंपेन इंचार्ज भी होते हैं, बूथ लेवल कमेटियां बनती हैं, वहाँ पर जो कैंपेन चल रहा होता है, प्रचार के 75 से ज़्यादा तरीके इस्तेमाल होते हैं। और हर चुनाव में वो तरीके अलग अलग हैं, लेकिन 75 से ज़्यादा ही हैं। मतलब कहीं पर 80 हो जाते हैं, कहीं 85 हो जाते हैं, कहीं विधानसभा और लोकसभा स्तर पर 100 तरीके भी हैं, लेकिन मिनिमम 75 वेज ऑफ प्रमोशन है और ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो तरीके जो होते हैं वो रिजल्ट भी लाते हैं, कुछ से कम कुछ से ज़्यादा, लेकिन प्रचार कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, वो बेकार नहीं जाता। ये कन्फर्म है, प्रचार से कोई ना कोई असर होगा, कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन उससे वोट कितने मिलेंगे, वोट मिलने का आधार केवल प्रचार होगा या और भी चीज़ें हैं, उस पर बात करेंगे। तो प्रचार के 75 तरीकों में प्रचार वोट लेने के तरीके भी अलग अलग आ जाते हैं। उसमें प्रचार के तरीके कई बार इस्तेमाल करने के बाद वोट की परसेंटेज बढ़ जाती है, कई बार हमारी फेवर में स्विंग आ जाता है उम्मीदवार की फेवर में, कई बार विरोधी के वोट कट जाते हैं, हमारे वोट कंसोलिडेट हो जाते हैं और सामने वाले के वोट बेकार हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो वो तरीके अलग अलग हैं, प्रचार के भी अलग अलग हैं, वोट लेने की भी अलग है और जनता के वोट देने के भी अलग अलग हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो 5 या 6 कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं जिससे जनता वोट देती है। पहला, जनता का अपना आइडियोलॉजी, अपना माइंडसेट, जनता की अपनी सोच। जनता क्या सोचती है उसके आधार पर जनता वोट कर रही है, और अगर कोई उम्मीदवार उन्हें अपनी आइडियोलॉजी का लगेगा, अपनी सोच का लगेगा, अपने विचारों से सिमिलरिटी नजर आएगी, तो उसको जनता वोट कर देती है। और बहुत सारे उम्मीदवार सिर्फ इसलिए चुनाव जीत जाते हैं या इसलिए अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं क्योंकि वो जनता की आइडियोलॉजी से मैच कर रहे होते हैं, या जनता को यह विश्वास होता है कि हमारी विचारधारा का है। लेकिन मान लीजिए एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 लोग हैं एक ही विचारधारा के, चारों उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टी से हैं भले ही, लेकिन विचारधारा में कुछ कुछ सिमिलरिटी है। मान लीजिए जो सेकुलर पार्टियां हैं, अगर 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो तीनों पार्टियों में उम्मीदवार तो सेकुलर माइंडेड ही होगा, आइडियोलॉजी भी सेम होगी, तो जनता तीनों को तो वोट नहीं करती है, जीतता तो एक ही है। अगर वहां पर कोई ऐसी पार्टी है जो ध्रुवीकरण कर रही है धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, तो जो उनकी आइडियोलॉजी से मैच कर रहे हैं वो लोग उन्हें वोट करते हैं, लेकिन सब तो उन्हें वोट नहीं करते। तो वोट करने के आधार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा एक बड़ा आधार है। अगर जनता की आइडियोलॉजी, जनता के माइंडसेट, वोटर के माइंडसेट के साथ कोई नेता का माइंडसेट या उसके विचार, उसके बात करने का ढंग सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो फिर वोट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा, ये तो हमें पता चल गया आधार है। अब आधार का इस्तेमाल कैसे करना है, पहले जनता का माइंडसेट जानना है। और कैसे जानना है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का माइंडसेट एक जैसा हो जरूरी नहीं है, हमें बूथ वाइज काम करना होता है, इसलिए बूथ कमेटियां बनाई जाती हैं, इसलिए बूथ की टीम बनाई जाती है। और चुनाव में तो कहा जाता है बूथ जीता तो चुनाव जीता। यदि आपको चुनाव जीतना है, अगर अपने पक्ष में लाना है चीजों को, तो एक एक बूथ को जीतने का प्रयास करिए। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप सारे बूथ जीत जाएं, लेकिन जब आप प्रयास ये करेंगे कि 100% बूथ जीतने हैं, तो आप 60% 70% बूथ पर अगर 90% लीड ले लेते हैं, तो बाकी बूथ पर क्या हो रहा है, कितना वोट आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, और हर बूथ पर कोई ना कोई वोट तो मिल ही जाता है, अगर आप जनता की आइडियोलॉजी को समझ पाए, जनता के माइंडसेट को समझ पाए और उम्मीदवार ये रख पाए सामने। कई बार क्या होता है, उम्मीदवार का माइंडसेट और आइडियोलॉजी भी वही है जो जनता चाहती है, लेकिन उसके पास वो संसाधन नहीं है, वो साधन नहीं है, वो तरीके नहीं है जिससे कि जनता को ये बता पाए कि मैं भी वही सोच रहा हूं और मैं भी वही करना चाहता हूं जो आप चाहते हैं। तो कई बार वो वहां पिछड़ जाता है, पैसे के कमी के कारण पिछड़ जाते हैं। ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन को चुन लिया जो पार्टी संगठन अपने स्तर पर प्रचार प्रसार आइडियोलॉजी का नहीं कर रही है, और जो उस पार्टी संगठन के आइडियोलॉजी को समर्थन करने वाले लोग हैं, उनके अलावा जो एक तटस्थ वोटर होता है या एक न्यूट्रल वोटर होता है या जो लहर के साथ बदलने वाला वोटर होता है, उस वोटर तक पहुंच ही नहीं पाए। तो उस तक पहुंचने के लिए कुछ और माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, हर जगह, बिजनेस में भी ये बात सच है, राजनीति में भी सच है, जीवन में हर क्षेत्र में सच है, जो दिखता है वो बिकता है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। बार बार दिखना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और चुनाव में जिसका प्रचार ज्यादा चल रहा होता है, प्रचार पीक पर होता है, और प्रचार ऐसा नहीं डे वन से पीक पर आ जाए,
आहिस्ता 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 आपका प्रचार पिक करना चाहिए। और जिस दिन वोटिंग का डे हो उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जब प्रचार बंद हुआ, तो उस समय तक आपका प्रचार पीक पर होना चाहिए। तो स्ट्रेटजी इस तरह की बनाई जाए। और जब आप बार बार लगातार दिख रहे होंगे, अलग अलग माध्यमों से दिख रहे होंगे, जो हम कहते हैं प्रचार के 75 तरीके, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य हर माध्यम में आप नजर आने चाहिए। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सोशल मीडिया पर हो, डिजिटल में हो, न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन्स में हो, पैम्फलेट में, बैनर में, पोस्टर में, जितने भी अलग अलग माध्यम है, सभी भी जगह आप नजर आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। लोगों को एहसास होता है कि हाँ, ये वाकई इसकी प्रेजेंस है या ये फाइट में है। तो उम्मीदवार अगर फाइट में हो, या 2 उम्मीदवार या 3 उम्मीदवार फाइट में हो, जनरली जनता उनमें से ही किसी को चुनती है। अगर आपको जनता का वोट चाहिए तो एक आधार हो सकता है फाइट में आना, लेकिन फाइट में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनता को विश्वास होना चाहिए आप फाइट में हैं, आपके बोलने से नहीं होगा। किसी भी चुनाव में देखिए, जो लास्ट पोजीशन पर आने वाला उम्मीदवार है, 20 उम्मीदवार हैं, 19 नंबर पर या 20 नंबर पर जो आने वाला है, वो एंड तक कह रहा होता है मैं जीत रहा हूं। आपके बोलने से नहीं होता कि आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। जनता आपके बारे में बोलने लग जाए कि हाँ, ये फाइट में आ गया, जीत सकता है, कम से कम टॉप 3 में आ गया, तो आप काफी अच्छा वोट शेयर ले सकते हैं। और आप देखेंगे किसी भी चुनाव में ऊपर के 3 या 4 उम्मीदवारों को अगर छोड़ दें, बाकी सबकी लगभग जमानत जब्त होती है। कई बार तो सेकंड और थर्ड की भी जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन वोट शेयर फिर भी ठीक ठाक मिल जाता है। तो वोट शेयर का आधार एक दिखना भी है, जो जितना ज्यादा दिखेगा उतना उसके वोट पाने की संभावना ज्यादा होगी। पैसे का भी एक आधार है, और इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। बल्कि लोकल लेवल पर तो मैंने, एक व्यक्ति ने मुझे बताया, और आपके यहाँ भी अगर ऐसा हो तो कमेंट करके बताइएगा। उसने क्या कहा? उसने कहा, सब हमारे ग्राम स्तर पर अगर 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 4 ने पैसा बांटा, तो जनता की नजरों में 4 ही उम्मीदवार हैं, बाकी 6 उम्मीदवार ही नहीं है। जिन 4 ने पैसा बांटा उनमें से कोई एक चुनाव जीत जाएगा, और बाकी जो बेचारे अच्छे थे, मेहनती थे, बढ़िया काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं बांटा, जनता उन्हें उम्मीदवार मानती ही नहीं। और ये बात सच है। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम में पैसे का ज्यादा दुरुपयोग होने लगा है, और पानी की तरह पैसा बह रहा है। मतलब कई ग्राम सभा में मैंने सुना कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए उम्मीदवार खर्च कर रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताइए, आपकी ग्राम सभा में क्या इतना पैसा खर्च होता है? क्या आपके यहाँ भी ग्राम प्रधान या मुखिया या सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ताकि लोगों को भी पता चले कि जो मुझे बताई जा रही है, जानकारी मिल रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, सत्यता क्या है उसकी। बट मुझे जो जानकारी मिल रही है, बहुत ज्यादा अनाप शनाप पैसा खर्च होने लगा, और उसका एक बड़ा कारण है वोटरों का खरीद फरोख्त। और ये बात सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ वोटर ऐसे हैं जिनका माइंडसेट बन गया है, चुनाव उनके लिए कमाई का साधन है, कमाई का समय है। उन्हें लगता है कि वैसे तो नेता आते नहीं है हमारे दरवाजे पर, और एक माइंडसेट जनता का है कि नेता कोई भी हो, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधान बन जाए, कुछ भी बन जाए, हमारे लिए तो कुछ करने वाला नहीं है। हमारी रोजी रोटी के लिए तो हमें ही मेहनत करनी है, नेता से हमारी कोई ज्यादा फायदा होना नहीं है। तो आज क्योंकि चुनाव में उसकी जरूरत है, वो हमारे घर पर आया, हमारे दरवाजे पर आया, तो उससे पैसा ले लो। और नेता भी आसान रास्ता ढूंढते, उन्हें लगता है कि एक बार पैसा दो, बात खत्म हो जाएगी। बट ये बात सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। पैसे के कारण भी बहुत वोट डलता है, और वोट टूटता भी है। मतलब आपका कोर वोटर हो सकता है, लेकिन उस कोर वोटर को अगर पैसा अच्छा मिल गया, तो हो सकता है वो आपको वोट ना करके किसी और को वोट कर दे, और फिर बंदा सोचता रहता है। मैं भी एक चुनाव में गया, उन्होंने कहा, साहब मेरे, वही जाति धर्म तो आपको पता है भारत की राजनीति में होता ही है, कि जी मेरे जाति के इतने लोग हैं और उतने वोट भी नहीं मिले मुझे। तो मैंने उन्हें बताया कि पहली बात तो सारे जाति के लोग एक ही उम्मीदवार को वोट करें, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका कमिटमेंट भी था, गांव ने तय भी कर लिया था, जाति के सभी लोगों ने मिलकर के तय कर लिया था, तो भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे वोटर को तोड़ा जा सकता है, और पैसा उनमें से एक तरीका है। कई लोग कहते हैं, सर क्या शराब भी रोल प्ले करती है, या सामान बांटना रोल प्ले करता है? करता है। ये भी कड़वी सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। पैसे के साथ साथ अगर सामान दे दिया जाए, गिफ्ट दे दिया जाए, या शराब दे दी जाए, तो उससे भी वोटर इन्फ्लुएंस होता है। वोट आपके पक्ष में भी आ सकता है, और सामने वाले का वोट टूट भी सकता है। मतलब सामने वाले के वोट को कंसोलिडेट ना होने दो, और अपने वोट को कंसोलिडेट या संगठित कर लो। उसमें शराब का और गिफ्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए भी जो लोग कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में लोग 5-5, 10-10 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में 50-50, 100-100 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? वो पैसा बांटने में, शराब बांटने में, सामान बांटने में, इन चीज़ों में खर्च हो रहा है। और साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, वहाँ गिफ्ट भी कोई 2-4 हज़ार के गिफ्ट नहीं बांटे जाते हैं। मान लीजिए किसी का गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह है, तो उसको घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने पड़ते हैं। और विधानसभा में आपको पता है 25-30 हज़ार, 50 हज़ार घर होते हैं। तो सोचिए एक गैस सिलेंडर कितने का आएगा, और उसको अगर 20 हज़ार, 30 हज़ार गैस सिलेंडर बांटते हैं तो क्या होगा? अगर
सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीनें बांटनी पड़ती हैं। अगर कोई गिफ्ट ऐसा है जो बांटा नहीं जा सकता तो उसके कुछ अमाउंट, हैवी अमाउंट दिया जाता है। एक नेता है, अगर आपको नाम याद हो, साउथ की, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कलर टेलीविज़न बांट दिए थे। जब नए नए कलर टेलीविज़न आए थे तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कलर टेलीविज़न बांट दिए थे, और उस समय पर उसकी कीमत 25-30 हज़ार रुपये हुआ करती थी। तो गिफ्ट बंटते हैं और गिफ्ट में पैसा खर्च होता है। एक और आधार है जिसके आधार पर वोट मिलता है, जाति और धर्म का आधार। उस पर तो मैंने पहले ही बताया, आइडियोलॉजी है या ध्रुवीकरण है। जाति धर्म के आधार पर भी ध्रुवीकरण या आइडियोलॉजी बनती है। और कई लोग तो नेता नहीं चुन करके, मुझे लग रहा है शायद दामाद को चुन रहे होते हैं, तो बस वो देख लिया मेरी जाति का है, मेरे धर्म का, वोट कर दो, और वो हमारे लिए काम करेगा नहीं करेगा, काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और कहते हैं ना, जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। इसमें ज़्यादा दोष नेताओं का नहीं है। और यहाँ कई लोग आकर अब मुझे बुरा कहने लगेंगे, आप तो जनता को दोष दे रहे हो, आप नेताओं को बचा रहे हो। नहीं, बचा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा फर्ज बनता है मैं सच्चाई बताऊं, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियन की साइड ले रहा हूं ना, मैं सच्चाई बता रहा हूं। राजनेता कभी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। और जब मैं ये बोलता हूं तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है, सर क्या बात कर रहे हो, वो नेता कर रहा है, वो पार्टी कर रही है, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो, और आप कह रहे नहीं करते। हाँ, नहीं करते। राजनेता कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता जो जनता ना करती हो। राजनेता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। असल में उन्हें पता होता है जनता धर्म और जाति के आधार पर बटी हुई है, तो बटी हुई जनता को अपनी फेवर में करने के लिए वो अपना चेहरा दिखाते हैं कि मैं आपके वाला हूं, मैं आपके वोट ले रहा हूं, तो मैं आपके लिए संरक्षण का काम करूंगा, संरक्षक का काम करूंगा, मैं आपका साथ खड़ा हो जाऊंगा। वो ऐसा इसलिए करते हैं। अगर जनता बटना छोड़ दे, और मेरी बात को अभी आप सपोर्ट कर देंगे, जो लोग अभी तक भी कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी किसी ने इस तरह से बताया नहीं ना, और इस तरह से सोचने पर मजबूर नहीं किया। जहां पर ध्रुवीकरण काम नहीं कर रहा, वहां विकास के मुद्दे पर काम करना पड़ता है। वहां उम्मीदवार को अपने लहर बनाने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? अगर ध्रुवीकरण मुद्दा है, जाति धर्म मुद्दा है, तो हर जगह चलना चाहिए ना। हर जगह क्यों नहीं चलता? साउथ में क्यों नहीं चलता है? वहाँ क्यों धर्म का मुद्दा फेल हो जाता है? कई स्टेट्स हैं जिनमें, कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं, वहाँ धर्म और जाति का मुद्दा चलता ही नहीं। जो नेता या जो पार्टी धर्म और जाति का मुद्दा उठाने लगती है, उसे साइडलाइन कर दिया जाता है, उसे हरा दिया जाता है। तो वहाँ पार्टियां विकास के मुद्दे पर आ जाती हैं, वहाँ पार्टियां दूसरी चीज़ों पर आ जाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में या इस राज्य में या इस क्षेत्र में ये ध्रुवीकरण से हमें नुकसान हो जाएगा, ध्रुवीकरण करेंगे तो हमारी छवि खराब हो जाएगी, पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। वहाँ वो नहीं करते। और पार्टियों की हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती हो तो वो सीमा सारी लांघ चुकी हैं पार्टियां। जो पार्टियां एक राज्य में जाकर के एक वादा करती हैं, दूसरे राज्य में जाकर के बिल्कुल अपोजिट वादा कर देती हैं। वहां उस राज्य की अस्मिता की बात करती हैं, वहां उस राज्य की अस्मिता की बात करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उन नेताओं को, उन पॉलिटिकल पार्टियों के बात मालूम है, जनता के लिए उनके राज्य की अस्मिता, उनकी भाषा, उनका क्षेत्र, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे धर्म जाति महत्वपूर्ण है, वैसी भाषा और क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं भाषा, कहीं क्षेत्र के आधार पर हम बटे हुए हैं, और उस बटे हुए का इस्तेमाल नेता कर रहे हैं। अगर बटना बंद कर दिया तो नेताओं को बाकी मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, फिर इससे काम नहीं चलने वाला है। और मैं ये मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरी राय ये, मेरा मानना ये है, हमें जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट करना चाहिए। हम कोई दामाद चुनने नहीं जा रहे। और वैसे तो मैं उसमें भी ये कहता हूं कि हमें जाति धर्म नहीं देखना, हमें अच्छा इंसान देखना है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सामने वाला इंसान है, यही काफ़ी है। लेकिन चलिए, आपके ट्रेडिशंस हैं, आपके रिचुअल्स हैं, आपके अपने पारिवारिक लिमिटेशंस हैं, आप अपने जाति, अपने धर्म में ही विवाह करना चाहते हैं, बाकी काम करना चाहते हैं, वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, फ्रीडम है, आप करिए। लेकिन कम से कम जब आप नेता चुन रहे हैं, जब आप अपना सांसद विधायक चुन रहे हैं, तब तो कम से कम उससे बाहर निकलिए। लेकिन उस माइंडसेट से जनता आज भी फंसी हुई है, और बहुत बड़े स्केल पर फंसी हुई है। मतलब कई बार तो हमें हैरानी हो जाती है कि खुल करके टीवी डिबेट्स में भी जब हम जाते हैं और वहाँ लोग बोल रहे होते हैं इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, तो यहाँ तो इस जाति का उम्मीदवार आना चाहिए। तो समझ नहीं आता कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, या मतलब कभी ये समाप्त होगा भी कि नहीं होगा, कि हमेशा जाति और धर्म के आधार पर ही वोट होता रहेगा, या जनता बटी रहेगी। तो जनता की यहाँ गलती है, इसलिए नेता भी वैसा कर रहे हैं, और नेताओं को सारा दोष नहीं दिया जा सकता। जनता बंटना बंद करेगी तो नेता बांटना भी बंद करेंगे। लेकिन ये आधार है, धर्म के आधार पर वोट मिलते हैं, मैं इसे नकार नहीं सकता। जाति के मुद्दों पर आधार पर वोट मिलते हैं, ये नकारा नहीं जा सकता। कई लोग कहते हैं साहब क्या विकास के मुद्दे पर वोट मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। ऐसा नहीं कह सकता कि विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मिलते हैं। और जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में, खासकर से अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, वहां पर अगर विकास का मुद्दा नहीं होगा या विकास के मुद्दे पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा होगा, उसे जनता आउटराइट रिजेक्ट भी कर देती है।
कई नेता हैं जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, उन्हें लगा मेरी पार्टी से टिकट मिल गई, मैं तो जीत ही जाऊंगा। पार्टी की टिकट धरी की धरी रह गई, जनता ने उसको हरा दिया, और ना केवल हरा दिया, उसकी जमानत जब्त करा दी। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल है हमारे सामने। कई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखिए ना, नए नए पार्षद जीत करके आते हैं, पुराने लोगों की अब तो पार्टियां टिकट काटने लग गई। पार्टी को समझ में आ गया पुराने वाले ने काम किया नहीं है तो उसको हटा दो, नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी होगी और हम हार जाएंगे। तो पार्टियां ही पहली बात तो टिकट काट रही हैं, और अगर पार्टी टिकट दे भी देती है तो फिर वो हार जाता है, नया व्यक्ति आ जाता है। जनता ये उम्मीद करती है कि नहीं ये काम करेगा, और वहां काम ही आधार बन गया है। और कई नेताओं ने इस तरह का काम किया भी है, वो लगातार जीत करके आ रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं और अपने काम को ही उन्होंने अपनी पहचान बना लिया। काम के आधार पर वोट मांगते हैं और लगातार काम कर रहे हैं, और ना केवल क्षेत्र की जनता का या क्षेत्र के जो काम उन्हें करने चाहिए वो आउट ऑफ द वे जाकर काम करते हैं। मैं कई ऐसे सांसदों को, विधायकों को जानता हूं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर से भी अगर कोई व्यक्ति आ गया तो दिल खोल के उसका काम करते हैं। पता है वो वोटर नहीं है, लेकिन उनकी जो ख्याति है, उनका जो मान है, उनका जो नाम है, वो फिर पूरे राज्य में सब जगह फैलने लगता है, और लोगों को लगता है नहीं एक अच्छा नेता है जो वाकई क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी बाहर निकल के केवल जनता के हित के लिए काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना है। तो वोट मिलते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा विकास के नाम पर वोट नहीं मिलते। कई लोग कहते हैं साहब क्या तुष्टीकरण के नाम पर वोट मिल जाते हैं? तुष्टीकरण मतलब झूठा वादा कर देना, बोलना और देना नहीं। बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि जनता के पास विकल्प क्या है। मान लीजिए मैं एक नेता हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे नेता के रूप में कंसिडर करिए, और मैं आपसे कह रहा हूं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं अभी तक चुनाव लड़ा नहीं हूं, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, या मेरे पास इतनी पावर नहीं रही है कि मैं कर पाऊं। तो आपके पास भरोसा करने के अलावा क्या विकल्प बच जाता है? जब आप कोई नया विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आपको एक बार विश्वास करना पड़ेगा, और एक बार कोई आपको धोखा दे सकता है, इसके लिए आपको अपने आप को ठगा महसूस नहीं करना कि यार हमें तो ठग लिया गया। लेकिन आप दोबारा उस पर भरोसा ना करें तो हाँ सही है। अगर आप बार बार ही वही आपको ठगे जा रहा है तो फिर गलती आपके लेवल पर है। लेकिन हाँ ये बात सही है, तुष्टीकरण के आधार पर, झूठे वादों के आधार पर, लालच के आधार पर कई बार लालच दे दिया जाता है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है कैसे कैसे लालच दिए जाते हैं, और सभी तरफ से दिए जाते हैं। सभी नहीं, इस पार्टी में, उस पार्टी में, इस विचारधारा में, उस विचारधारा में, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, वो दे देंगे। और मैं तो ये मानता हूँ ये जो देने वाली प्रथा है ना, ये प्रथा ठीक नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी व्यक्ति को एक मछली चाहिए तो नेता क्या बोलेंगे, हम रोज आपको एक मछली ला कर देंगे। होना क्या चाहिए आइडियली, हम आपको मछली पकड़ना सिखाएंगे ताकि आपको हम पर निर्भर ना रहना पड़े। तो नारा तो देंगे कि हाँ आप आत्मनिर्भर बनिए, आप किसी पर निर्भर ना रहिए। और मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा कि अभी आप सोचें आत्मनिर्भर नारा सिर्फ बीजेपी का तो मैं उसके खिलाफ बोलूँ ना। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या समाजवादी हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, सब नेता जब जो वादे करते हैं उन सब वादों पर उन्हें खरा उतरना चाहिए। मेरा मानना यह है अगर नहीं खरा उतर सकते तो ऐसे वादे नहीं करने चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए ठीक है आपने शुरू में जनता को राहत देने के लिए समर्थन दे दिया, हम आपको बिजली में राहत देंगे, महंगाई नहीं होनी चाहिए, महंगाई में राहत देंगे, बाकी चीज़ों में राहत देंगे, फ्री बहुत सारी चीज़ें देंगे। लेकिन प्रयास क्या होना चाहिए? प्रयास ये होना चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, उनका व्यापार, उनका काम धंधा कुछ चल पड़े, ताकि वो सरकारों पर निर्भर ना रहें। और जब सरकारों पर निर्भर नहीं रहेंगे तो सरकार का जो बजट विकास में लगना चाहिए विकास में लगेगा, ना कि इस तरह की योजनाओं में जो फ्री में बांटने वाली है। और उसमें आपको भी पता है जिसके लिए वो योजना बनी है उसे तो लाभ कम मिलता है, और दूसरे लोग जो सक्षम है वो लाभ उठा जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं, और जो लोग सिस्टम का पार्ट हैं उन्हें पता है उन लूपहोल्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, कभी तो इसको समाप्त करना पड़ेगा, हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जनता को भी जागरूक करना चाहिए कि जो जनता सक्षम है वो अपनी तरफ से चीज़ों को छोड़ना शुरू करें, ताकि दूसरे जो सक्षम नहीं उन तक पहुंच पाएं। और लोगों को सक्षम बनाने सरकार की जिम्मेदारी, सरकार का दायित्व है। अगर कोई सरकार ये कहती है हम फ्री राशन दे रहे हैं, हम फ्री बिजली दे रहे हैं, हम फ्री पानी दे रहे हैं, या कुछ भी चीज़ फ्री दी जा रही है, मेरे हिसाब से सिर्फ स्वास्थ्य सेवा फ्री होनी चाहिए और हेल्थ और एजुकेशन फ्री होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके अलावा कोई चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें उन्हें अर्न करनी चाहिए। उसके लिए चाहे उनके ऊपर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए, कोई जिम्मेदारी दी जाए, ताकि उन्हें पता चले मैं अर्न कर रहा हूँ। और फ्री की तो फिर लत लगा देंगे, व्यक्ति नकारा बन जाएगा। कई हैं लोग जो कहते हैं हमें करने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ सरकार कर ही लेगी। तो सरकार का काम ये नहीं होना चाहिए। सरकार का काम ऐसी योजनाएं बनाना होना चाहिए कि सबको रोजगार मिले, व्यापार की स्थिति ठीक हो, महंगाई कंट्रोल में रहे, चीज़ें नियंत्रण में रहेंगी तो लोग अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। ये मोटे मोटे तौर पर है। लेकिन हाँ, वादों के आधार पर, झूठे या सच्चे तो बात की बात है, काम करके पता चलेगा ना। वादों के आधार पर भी वोट मिल जाते हैं, बात सच है। कई बार जनता का अपना स्वार्थ जनता को लगने लगता है और जनता वोट दे देती है। लोग कहते हैं साहब क्या डर दिखाकर वोट मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनका डर इतना हैवी हो जाता है कि वो अपना दिमाग ही नहीं लगा पाते।
है वो कहानी थी ना कि कौवा कान लेके भाग गया, तो कौवे के पीछे भाग रहे हैं लोग, किसी ने कान को हाथ लगा के देखा ही नहीं कान है कि नहीं है। जो एक व्यक्ति ने देखा, उसने कहा नहीं कान तो लगा हुआ है, कि नहीं ये तो अफवाह उड़ाई गई थी। तो कई बार अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, इसका डर, उसका डर, ऐसा डर, वैसा डर, और डर के आधार पर लोग वोट दे देते हैं। तो लोग कंसोलिडेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हमारा अस्तित्व जिंदा रहना चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए, जबकि उस पार्टी के आने से पहले भी अस्तित्व जिंदा था और आगे भी रहने वाला है। लेकिन बस एक डर, एक काल्पनिक डर पैदा कर दिया जाता है और उसके आधार पर वोट मिलता है। और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, ये मत समझना इंडिया की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड इन मुद्दों पर वोट मिल जाता है। अच्छा, सरकार की अच्छी नीतियों के आधार पर वोट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कुछ वोटर ऐसा है जो सरकार की समीक्षा करता है, वो देखता है सरकार ने कितने काम ठीक किए, अपनी मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे किए, और क्या सरकार उन वादों पर या उस ट्रैक पर चलती नजर आ रही है जिन वादों के आधार पर सरकार आई है। अगर वो वादे करते हुए दिख रही होती है तो जनता मौका दे देती है। और लोगों को कई बार हैरानी होती है कि मेरा मुद्दा जो था, मेरे मुद्दे के आधार पर वोट मुझे नहीं मिला। मुद्दों के आधार पर वोट मिलता है, सही बात है, लेकिन मुद्दे के आधार पर जनता को विश्वास होना चाहिए कि आप ये मुद्दा पूरा करेंगे, आप वाकई इस मुद्दे को समझते हैं, मुद्दे की समस्या को समझते हैं, समाधान को समझते हैं। तभी जनता आपके मुद्दे को और आपको सीरियसली मानेगी और तभी आपको वोट देगी, तभी आपके मुद्दे का समर्थन करेगी। लोग कहते हैं मैं तो मुद्दे के आधार पर काम कर रहा था, सोशल वर्क कर रहा था, बाकी कुछ कर रहा था, जब चुनाव में उतरा तो जनता ने ही मुझे नकार दिया। नहीं, जनता ने नकारा नहीं, आपके जनता को कन्विंस करने में कमी रह गई। जनता को यहां दोष मत दीजिए कि जनता ने वोट नहीं दिया तो गलती जनता की, ना, इसका मतलब आप जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। तो क्या करिए, अगली बार और मेहनत करिए, और ज्यादा प्रयास करिए। जनता को आप पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? अगर आप सच्चे थे, आपका मुद्दा सच्चा था, आपके साथ परिस्थितियां ऐसी थी कि जनता आपके साथ जुड़ गई थी, तो जनता वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुई? और हर लहर या हर बार जनता या समर्थक वोटर बन जाए जरूरी नहीं है। वैसी बात तो वैसे तो हर बार मैं ये भी बोलता हूं कि जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो सब आपके फॉलोअर, ये भी जरूरी नहीं है। एवरीवन हु इज फॉलोइंग यू इज नॉट योर फॉलोअर। एक हिरन का पीछा भी एक शेर करता है, फॉलो करता है, लेकिन वो फॉलोअर नहीं है, वो शिकारी है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया पर या ग्राउंड पर जिस पब्लिक को देखते हैं कि वो आपके साथ आ गई, तो वो आ गई है या वो वोटर बन गई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो देखने आई है, दर्शक है, मजे लेने आई है, चिढ़ाने आई है, या वो माइंडसेट बनाने आई है, उस पर डिपेंड करता है। और बहुत तेज अगर आंधी भी चल रही हो, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, बहुत तेज आंधी चल रही है और आप ट्यूब लेकर खड़े हो जाएंगे तो उस ट्यूब में हवा नहीं भरेगी। क्यों? क्योंकि ट्यूब में वॉल्व लगा हुआ है जो उस हवा को बाहर आने से रोकता है। तो ट्यूब में हवा कैसे जाएगी? एक पंप चाहिए, और पंप कौन है? कार्यकर्ता। तो क्या कार्यकर्ता के आधार पर वोट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और कार्यकर्ता 1-2% वोटर को लाने में या 1-2% वोट कम कराने में बड़ा भूमिका अदा करते हैं। जो मैन टू मैन मार्किंग की जाती है, जो रणनीति बनाई जाती है, कार्यकर्ता अगर मजबूत हो, आपके लिए काम करने वाले लोग मैन टू मैन मार्किंग वाले मजबूत हों, तो 1 से 1.5-2% वोट बढ़ाया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा निर्णायक वोट होता है। आपको पता है, 1.5% वोट में सरकार इधर से उधर चली जाती है। हरियाणा में देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर बराबर है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी है, कांग्रेस की 37 सीटें आई हैं, लगभग 15-20 सीटों का गैप आ गया। क्यों गैप आ गया? सिर्फ उस वोट शेयर के कुछ परसेंटेज से, पॉइंट्स में वो परसेंटेज था। तो वोट शेयर का बड़ा रोल है, और वोट शेयर में कार्यकर्ता बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कितने कर्मठ कार्यकर्ता है, और किस तरह की पार्टी या पार्टी का टिकट है आपके पास, या पार्टी कैसी है। एक पार्टी वो होती है जिसका अपना जनाधार होता है, एक पार्टी वो होती है जिनका जनाधार नहीं है। दो पार्टियां, एक लीडर बेस्ड पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। तो कैडर बेस्ड पार्टी है तो वहां संभावना ज़्यादा होगी जीत की, या वहां कैडर ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा। लीडर बेस्ड पार्टी है खाली, तो लीडर तो होगा लेकिन कार्यकर्ता नहीं होंगे। तो लहर बना लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन उस हवा को, उस आंधी को ट्यूब में डालने का काम कौन करेगा? तो जो मैंने कहा था कि कई बार लहर चलने के बाद भी चुनाव क्यों नहीं जीतती पार्टी, हरियाणा का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। कांग्रेस का एक बड़ा कारण ये रहा, जिस पर कहीं चर्चा नहीं हुई, एक बड़ा कारण ये रहा कि वहां पर लहर तो चली, आंधी तो चली, लेकिन ट्यूब में हवा नहीं डाल पाए, क्योंकि वहां वो कर्मठ कार्यकर्ता नदारद था या उतना स्ट्रांगली काम नहीं कर रहा था जो उस आंधी को ट्यूब में डाल पाता, यानी वोटर को, समर्थक को हमारे वोटर में कन्वर्ट कर पाता है, वोटर को बूथ तक ला करके हमारे पक्ष में वोट डलवा पाता। और वही आधे 1% के डिफरेंस से सरकार इधर उधर हो जाती है। और हर चुनाव में होता है। जिसका बूथ लेवल मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा, मशीनरी स्ट्रांग होगी, जिसका मैन टू मैन मार्किंग स्ट्रांग होगा, जिसकी रणनीतियां मजबूत होंगी, उसकी वोट परसेंटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज नहीं तो कल आहिस्ता 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 लगातार काम करना पड़ेगा, वोट शेयर बढ़ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत आधार हैं। जनता के वोट देने के अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आधार होते हैं, और कई बार माहौल अचानक बदल जाता है। जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव, जब चुनाव चल रहा था,
अचानक पुलवामा का हमला हो जाता है और फिर एक माहौल बन जाता है और वो सेंटीमेंट ऐसा हुआ कि जो लग रहा था भारतीय जनता पार्टी की 284 जो सीटें थी 2014 में उससे कम होंगी, वो सीटें और बढ़कर 303 हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक सेंटीमेंट था, तो वो इमोशनल चुनाव हो गया। कई बार एग्रेसिव कैंपेन कोई नेता कर देता है और उस एग्रेसिव कैंपेन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। कई बार वही एग्रेसिव कैंपेन बाउंस बैक कर जाता है, नुकसान हो जाता है। तो कई नेता ऐसे हैं जो ऐसे समय पर एग्रेसिव कैंपेन चला देते हैं जब जरूरत नहीं थी, और वो कैंपेन उनके और पार्टी के लिए नुकसानदायक हो जाता है, और जब नुकसान हो जाता है तब उन्हें एहसास होता है नुकसान हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसके अलावा भी और जैसे मैंने कहा बहुत आधार है, तो जब आप चुनाव लड़ेंगे तो और बताऊंगा आपको अंदर की बातें, पर्दे के पीछे की बातें, प्रचार के 75 तरीके, उनका इस्तेमाल कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन सा तरीका आपके यहाँ हिट होगा, कौन सा नहीं होगा, उसका ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, कैसे फॉलो फीडबैक मैकेनिज्म तैयार किया जाता है जो वोटर को कन्वर्ट करने में, हमारी फेवर में लाने में मदद करता है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। फिर भी कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ और जानना चाहते हैं, कोई और सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको ये सवालों के जवाब दूंगा। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे पहली ऑप्शन ही आ जाएगी, उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं हमें। कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन ट्रेनिंग की भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना रोड मैप बनवाना चाहते हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए कि व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मैं आपको रेगुलर गाइड करता रहूँ, काउंसिल करता रहूँ, आपका रोड मैप बनाता रहूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे, सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, जो चुनना चाहें चुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।